कहां तक हो गया था? नेचर ऑफ कैथोड रेज हो गया था ना, ये देखना था। अच्छा, हम लोग प्रॉपर नेचर ऑफ कैथोड रेज देख चुके थे, नहीं चल रहा था वही ना, उस पे एक क्वेश्चन कराया था क्या? अच्छा, हमने ये बताया था कि इसके स्वभाव की स्टडी किसने किसने किया था, ठीक है ना, और ये भी बताया था कि कैथोड किरणों का स्वभाव किसी भी कारक पर निर्भर नहीं करता। अगला लिखा दिया था कि जे थॉमसन ने ये बताया, डिफ्लेक्शन बता दिया था ना, बस ये 2 पॉइंट लिखाया है। अच्छा, इसकी खोज की क्रेडिट जे थॉमसन को दी जाती है, ठीक है ना, यहां तक लिखा दिया था। इन्होंने नेगेट्रॉन नाम जे थॉमसन ने दिया, यही बता दिया था। अगला पॉइंट उसी में कंटिन्यू करिएगा। देखिए, जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन नेगेट्रॉन नाम दिया इसके नेगेटिव चार्ज के आधार पर, बट इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर, विद्युत चुंबकीय स्वभाव के आधार पर स्टोनी द्वारा इसके लिए इलेक्ट्रॉन नाम का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर, विद्युत चुंबकीय स्वभाव के आधार पर स्टोनी द्वारा इलेक्ट्रॉन नाम इसके लिए प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। द नेम इलेक्ट्रॉन वाज प्रोपोज्ड बाय, नेम इलेक्ट्रॉन वाज प्रोपोज्ड बाय स्टोनी। तो इलेक्ट्रॉन नाम का प्रस्ताव किसने किया था? स्टोनी द्वारा। इन्होंने नाम दिया, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम इसको दिया, जबकि जे थॉमसन ने इसको क्या नाम दे रखा था? नेगेट्रॉन, ठीक है ना। बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है? जो कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन मिलता है वो एटम के बाहर से निकलता है, और बीटा पार्टिकल में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है ना। तो बीटा पार्टिकल भी तीव्र गति से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के अंदर से निकलता है। एक लाइन, बीटा पार्टिकल is also a fast moving electron which comes out, जो बाहर आता है कहां से? नाभिक से, out from the nucleus, जो कि नाभिक के अंदर से आता है। अगला स्पेसिफिक चार्ज, उसी में नेचर में ही सारे पॉइंट चल रहे हैं। अब अगला पॉइंट देखेंगे, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज अगला पॉइंट है, स्पेसिफिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, आवेश और विशिष्ट आवेश क्या दोनों अलग होते हैं? हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें या स्पेसिफिक चार्ज की बात करें, तो क्या दोनों सेम होते हैं या दोनों में कोई डिफरेंस है, या दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होते हैं? कौन बताएगा? बोले भाई। किसी भी पार्टिकल पर जो आवेश होता है उसको उस पार्टिकल के द्रव्यमान से भाग कर देंगे, यानी प्रति इकाई द्रव्यमान जो आवेश होता है उसको हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश
और आवेश दोनों का मैग्नीट्यूड समान नहीं होता। आप इलेक्ट्रॉन के आवेश को उसके मास से डिवाइड कर देंगे तब उसका विशिष्ट आवेश मिलता है। तो चार्ज पर यूनिट मास, प्रति इकाई द्रव्यमान जो आवेश होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज किसी भी पार्टिकल का। तो पहला पॉइंट ये देखते हैं, चार्ज पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास, मास is called specific charge। प्रति इकाई द्रव्यमान को हम विशिष्ट द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, चार्ज पर यूनिट मास जो है स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ऊपर मिटा दें, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज ये होता है चार्ज अपान मास, यानी E अपान एम। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश यानी E अपान एम का निर्धारण किसने किया था और कितना होता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इस पर आते हैं। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का निर्धारण जे थॉमसन ने किया था और ये होता है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज E upon m of electron was determined by किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? जे थॉमसन। ठीक है, और E अपॉन m किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। ये होता है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम होता है। ठीक है ना? अब चलिए देखते हैं इसके आवेश का निर्धारण कैसे किया गया। ठीक है ना, कैसे किया गया इस पर आते हैं। मिटा दे। जे थॉमसन ने एक कैथोड किरण का एक पुंज लिया, नैरो स्ट्रीम लिया कैथोड रेज का। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन था। फ्लोरोसेंट स्क्रीन की क्या विशेषता होती है कि जब कैथोड किरणें इस पे गिरती हैं तो ये चमक उठता है। ठीक है ना, और जिससे हमें पता चलता है कि कैथोड किरणें कहां पर गिर रही हैं। इन्होंने क्या किया कि पहले जो है कैथोड किरणों को एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा। नजदीक ले लेता, इधर जगह बचा ले, थोड़ा लिख ले। इन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, मैग्नेट लगाया और यहां से एक नैरो स्ट्रीम कैथोड किरणों का गिराया। जैसे पहले अगर मैग्नेट सपोज कर लीजिए नहीं लगा, मैग्नेट नहीं लगा है,
जब कैथोड किरण पुंज आप इस फ्लोरोसेंट की स्क्रीन पर गिराएंगे तो ये सीधे जाएगा यहां और इस पॉइंट पर ग्लो उत्पन्न करेगा, चमक उत्पन्न करेगा। लेकिन जब आप जो है यहां पे चमक उत्पन्न करा, अब आप यहां क्या कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र। और ये मान लें कि चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड है, ये चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये इस प्रकार से आ रही है। जैसे ही आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो हम ये जानते हैं कि जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन तो आवेशित कण है, मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के लंबवत प्रवेश करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन में एक बल काम करेगा। और अब क्या होगा कि ये जैसे यहां जाएगा ऐसे घूम जाएगा, सर्कुलर पाथ इसका हो जाएगा। और जो स्पॉट यहां था, पर्दा आप ऐसे लगाएंगे ना तो जो यहां था स्पॉट यहां आ जाएगा। दीवार में मान लें कि अभी यहां गिर रहा है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो स्पॉट वहां बन जाएगा। अब यहां हम इसको ऐसे इतनी दूर तक इसका पाथ कर्व्ड हो गया, सर्कुलर हो गया, और आगे जो है फिर निकलने पहले यहां तक तो वृत्तीय हुआ ना, लेकिन जैसे चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकलेगा फिर सीधा जाएगा, क्योंकि बल लगना कम हो गया, खत्म हो गया। तो स्पॉट यहां से यहां गया, स्पॉट यहां से यहां आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। यहां तक इसका पाथ सर्कुलर है, हम एक इसको हम अगर इमेजिनरी लाइन बना से एक हम इसको सर्किल यहां पर ड्रा कर सकते हैं। जहां तक सर्कुलर पाथ है उसका अगला हिस्सा ले लें, यहां तक सर्कुलर है, आगे इमेजिन करके बनाए तो ये वृत्त इसका बना, लेकिन यहीं तक सर्कुलर है, आगे निकल जाए। इसका रेडियस हम अगर देखें तो रेडियस इसका जो है कहीं से भी ले लें, यहां से ये रेडियस हुआ आर, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर, ठीक है ना। एक ट्रायंगल बनता है। और अब देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स काम करेगा उसके चलने की दिशा के लंबवत, या मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा वो EVB के बराबर होगा, ठीक है ना। फोर्स एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, बाकी चीजें नहीं दिखाएंगे, यहीं से शुरुआत करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में जब सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, इसका मतलब इस पे एक बल लग रहा है तभी तो सर्कुलर हो रहा है। द फोर्स exerted on electron in magnetic field equal to EVB। ठीक है, EVB, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, V क्या है, वेलोसिटी है, और B क्या है, इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, जहां पर E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक कोई डाउट? देखिए, एक ट्रायंगल ये बनता है और एक ट्रायंगल हम ये बनाते हैं,
ठीक है ना। एक ट्रायंगल हमारा ये बनता है और एक ट्रायंगल ये बनता है, दोनों की हेल्प से हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। दोनों की हेल्प से जो रेडियस है इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। एक तो यहां से ये ट्रायंगल बनता है और एक इसको लेके ये ट्रायंगल, ठीक है। इसको हम दोनों सेम पॉइंट पे मान लेते हैं, बहुत डिस्टेंस नहीं होता, बहुत दूरी। तो ये जैसे हम यहां ले लें, इसको जो है यहां से ले लें, तो एक ट्रायंगल ये बनता है और एक ट्रायंगल ये बनता है। दोनों को लेकर के हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये वहां तक हमें नहीं जाना है, बस आर हम यहां कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला देखिए, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर जहां तक है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक वृत्तीय पथ पर चल रहा है ना, तो वृत्तीय पथ इसका तभी संभव है जब इस पर, जब ये वृत्तीय पथ पर जब चलेगा तो एक सेंट्रीफ्यूजल फोर्स काम करेगा जो इसी के बराबर होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ काम कर रहा है इधर, तो अपकेंद्र बल बाहर की तरफ काम करेगा, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो उस पर एक बाहर की तरफ बल लगता है जिसे अपकेंद्र बल, और अंदर की तरफ लगने वाला, बाहर की तरफ लगने वाला बल, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर। तो सर्कुलर पाथ पर जो EVB है ये mv² अपान r के बराबर होगा। तो अगला पॉइंट यही है, जब पार्टिकल r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो क्या होगा, व्हेन पार्टिकल मूव एट सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, देन जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ये किसके बराबर होगा, mv² अपान r। और जब तक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर तभी तक चलेगा जब ये दोनों फोर्स बराबर हो, तभी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर होगा। तो दोनों को कंपेयर कर लें, ऊपर मिटा दें, सर्कुलर मोशन के लिए, फॉर सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति के लिए EVB इक्वल टू होगा mv² अपान r। EVB mv² r। इधर देखिए स्क्वायर से एक b कट गया, तो EB इक्वल टू हो जाएगा किसके, m, नीचे मिटा दे, EB इक्वल टू mv अपान r। m को इधर कर लीजिए, b को इधर कर दीजिए। अब देखिए E अपान m इक्वल टू हो जाएगा v अपान r b, ठीक है ना। ये स्पेसिफिक चार्ज है और ये किसके बराबर, 1.759 या 76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, यही था ना। ये अगला रिलेशन हमें मिल गया, इसको इक्वेशन 3 कर दीजिए। अब यहां पर देखिए हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सर्कुलर पाथ का रेडियस इनटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, जहां तक चुंबकीय क्षेत्र है वहां तक तो वृत्त बना है, उसके आगे सीधा चला गया। अब उसके आगे नहीं है तो हमने ऐसे बना दिया कैलकुलेट,
जहां तक चुंबकीय क्षेत्र वहां तक तो पथ वृत्तीय है, इसके आगे सीधा था, इसके आगे सीधा, यहां तक सर्कुलर। तो अब इमेजिन करके यहां बनाएंगे तो ये सर्किल पूरा बन गया, इसका रेडियस, ठीक है ना। वृत्तीय, जब तक चुंबकीय क्षेत्र जहां तक है वहीं तक उसका पथ वृत्तीय होगा, उसके बाद अभिकेंद्र बल मिलेगा नहीं तो वृत्तीय पथ पर कहां चलेगा, अभिकेंद्र बल चाहिए ना, नीचे मिटा दे। अब देखिए, अब हम क्या करें, यहां पर हमारे सामने आगे समस्या क्या है, हम इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या तो कैलकुलेट कर सकते हैं, दो ट्रायंगल बना के, एक ये और एक ये। जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसकी तीव्रता भी हमें पता है, ये हमें मिल गया, ये मिल गया। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिलना बड़ा मुश्किल कार्य है, ये मिल जाए तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसको किसी दूसरी राशि से रिप्लेस करेंगे जो ज्ञात हो ना, किसी ऐसी वैल्यू से रिप्लेस कर दें जो हमें पता हो, तो इसकी जगह उसको यूज कर लें। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो बल इधर लग रहा था, अब हम एक विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें यहां पर, और उसके द्वारा जो बल लगेगा वो उसकी दिशा विपरीत हो। चुंबकीय क्षेत्र इधर बल लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र इधर लगाए, और जब दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और इलेक्ट्रॉन फिर सीधे जाएगा, जहां पे ग्लो था वही उत्पन्न होगा, यानी ये इधर फिर से बैक हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जब हमने इलेक्ट्रॉन पहले सीधे जा रहा था, यहां चमक रहा था, हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, बल इधर लगने लगा, स्पॉट यहां से यहां आ गया। अब विद्युत क्षेत्र लगा दे, उसके द्वारा बल विपरीत दिशा में हो तो स्पॉट फिर से यहीं आ जाएगा, विपरीत और बराबर हो तो जहां पे था स्पॉट वहीं पर आ जाएगा। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें इस प्रकार से कि उसके द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा हो वो मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट हो। नाउ अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स उत्पन्न करे, जो इस प्रकार से लगाया जाए कि उसके द्वारा आरोपित बल इलेक्ट्रॉन पर इधर हो, पिच एक्सर्ट इक्वल बल, इक्वल फोर्स टू मैग्नेटिक फील्ड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने मूल पोजीशन पर चला जाएगा। नाउ इलेक्ट्रॉन बीम will back to its original position, बैक हो जाएगा, will back to its original position, अपनी मूल स्थिति में ये चला जाएगा, मूल्यता में। हमने यहां क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार से रखा कि इसके द्वारा जो बल उत्पन्न हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट है, तो ये फिर से कहां चलाया जाएगा, यहीं चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक ये स्पॉट यहां से फिर यहां न आ जाए। जब ये अपने मूल पोजीशन पे आ गया, इसका मतलब कि दोनों क्षेत्र एक दूसरे के बराबर और विपरीत थे, ठीक है। अब उस दिशा में जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो बराबर होंगे। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, क्यू ई या ई, क्यू चार्ज या ई, आप जिसमें क्यू ई पढ़ते होंगे, यहाँ पे क्यू की जगह ई।
ये हो जाएगा। पढ़े नहीं होंगे तो कुछ लोग, तो उनको पता नहीं होगा कहाँ फिजिक्स में पढ़ाया था। हाँ? पढ़े हो नहीं फिजिक्स सब लोग? बोलिए भाई, नहीं पढ़े होंगे, समझे नहीं पा रहे। 3 फार्मूले हम लोग सबसे पहले सेकंड बुक में याद करते थे। एक तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच का बल, फोर्स ना, और दूसरा जो है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये सब याद करते थे ना, कहां तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। 3 फार्मूले होते थे, एक तो फोर्स का, एनर्जी का और इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक दूसरे से कोरिलेटेड होते थे। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा EV। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तभी तो स्पॉट बैठ जाएगा। नीचे मिटा दें अब इसको ही मिटा देते हैं। ई इक्वल टू हो जाएगा EV के, E से E कैंसिल हो गया, V इक्वल टू हो गया किसके, E/B के। ये इक्वेशन 4 होगा ना। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में इसके ऊपर वाले में रखते हैं, सब्स्टिट्यूट। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमारे पास क्या होगा, E/M स्पेसिफिक चार्ज, जो कि किसके था, V/RB के था। V की जगह हम क्या रखेंगे, E/B, तो ये हो जाएगा E/RB स्क्वायर के, और ये हो जाएगा 1.759 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सारी चीजें अब हमें ज्ञात है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आरोपित किया उसकी तीव्रता हमें ज्ञात है, मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता ज्ञात है, सर्कुलर पाथ का रेडियस हम कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर इस प्रकार स्पेसिफिक चार्ज का निर्धारण हम करते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज E/M इक्वल टू V/RB या E/RB स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मिटा देना, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। क्वेश्चन 93, which of the following is incorrect statement for cathode rays experiment? Which of the following is incorrect statement for cathode ray experiment? कैथोड किरण प्रयोग या विसर्जन नलिका प्रयोग के नाम से भी इसे जानते हैं को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, कैथोड रेज आर इमिटेड इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द कैथोड सरफेस। कैथोड रेज आर इमिटेड इन a perpendicular
डायरेक्शन टू द सरफेस ऑफ कैथोड। कैथोड किरणें कैथोड की सतह के लंबवत दिशा में निकलती हैं। बात सही है कि गलत? हमें इनकरेक्ट ढूंढना, ध्यान देंगे। देखिए कैथोड रेज है, कैथोड की प्लेट है और ये इसकी सतह है ना, कैथोड की सतह, और इसके लंबवत दिशा में कैथोड रेज निकलते हैं। ये तो बात सही है ना, कैथोड की सतह से लंबवत निकलते हैं। दूसरा, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ऑफ कैथोड। द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ कैथोड। कैथोड कैथोड किरणों का गुण या स्वभाव जो है, कैथोड के कंपोजिशन पर, किस धातु से या किन किन धातुओं को मिलाकर कैथोड बनाया गया है, इस पर डिपेंड करता है। इस पे क्या कहना आप लोगों का? गलत है। हमने अभी बताया कि कैथोड किरणों का स्वभाव किसी भी कारक पर, चाहे जिस धातु का या जिन जिन धातुओं को मिला के कैथोड बनाइए, चाहे जो बैटरी लगाइए, चाहे जो गैस विसर्जन नलिका में भरिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही इनकरेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट है वही हमारा सही विकल्प है, क्योंकि इनकरेक्ट को पूछा गया है। बाकी जो दो विकल्प है वो सही है, गलत नहीं है, इसलिए उनको भी देख लिया जाए। The properties of cathode rays do not depend on the composition of कैथोड। ये तो सही है। कैथोड किरणों का स्वभाव कैथोड के कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करता। The properties of cathode rays does not depend on the composition ऑफ कैथोड। कैथोड के बनावट पर, यानी किन किन से मिलकर के किन किन धातुओं से कैथोड बना, उस पर डिपेंड नहीं करता। ये तो बात सही है। चौथा भी सही ही है, इसलिए उसको भी देख लिया जाए। कैथोड रेज कॉजेस ग्लो ग्लास टू गिव ऑफ अ फ्लोरेसेंट ग्लो। कैथोड किरणें जो है कांच की दीवार पर चमक उत्पन्न करती हैं। ये भी सही है। कैथोड रेज कॉजेस ग्लो on the wall of discharge tube। ग्लास ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब जो भी कांच का बना था, इसलिए ग्लास ट्यूब उसे कहते हैं, कांच की नलिका पर। यह भी सही है। तो यही दूसरा कथन गलत है और यही सही विकल्प है। एक सवाल और देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 254, ये टीजीटी 2011 का सवाल है। क्वेश्चन 254 में डालें। क्वेश्चन 254 टीजीटी 2011 का सवाल है। इसको लगा दीजिए तो इस पे स्पॉट आता है। बस अब बहुत मौसम गर्म नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसको ढकने में, और स्पॉट आता है तो उतने दूर तक दिखता नहीं कुछ। अगला देखते हैं क्वेश्चन 254, द इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिकल विद, द इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिकल विद। पहला विकल्प दे रहे हैं बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, मेसान। बीटा पार्टिकल,
पी, अल्फा पार्टिकल सी, न्यूट्रॉन, और डी क्या है, मेसन। तो अभी और सबको तो नहीं पढ़ाए, लेकिन हम ये बताए हैं कि बीटा पार्टिकल जो है ये भी तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। बट इनकी उत्पत्ति नाभिक के अंदर से होती है, ये निकलते हैं नाभिक के अंदर से। अब आते हैं अगला टॉपिक, और वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, हमने विशिष्ट आवेश निकाला है, अभी आवेश निकालना है। मिटा दे। अगला देखते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण आर ए मोलिकन नामक साइंटिस्ट ने किया था, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम बताइए पूछा जाता है जिसके द्वारा इन्होंने इलेक्ट्रॉन का आवेश निर्धारित किया था, तो वो है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मोलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। नाभिक की खोज किस प्रयोग से के आधार पर की गई, रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इलेक्ट्रॉन की खोज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, विसर्जन नलिका प्रयोग, या कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट भी लिखा मिलता है, विसर्जन नलिका प्रयोग, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज विसर्जन नलिका प्रयोग, नाभिक की खोज अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, इधर इलेक्ट्रॉन का आवेश ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मोलिकन का था 1909 में। तो देखते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज, electron was determined by R.A. Mulliken, R.A. Mulliken किस एक्सपेरिमेंट के आधार पर, ऑयल ड्राफ्ट एक्सपेरिमेंट 1909 में, 1909 with the help of oil draft experiment। ऑयल ड्राफ्ट एक्सपेरिमेंट ध्यान देंगे, आर ए मोलिकन ने और ऑयल ड्राफ्ट एक्सपेरिमेंट, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ये चार्ज E 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। ये होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ESU ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है,
ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये एमकेएस सिस्टम में या सीजीएस में है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ES, ठीक, सीजीएस सिस्टम, और ये एमकेएस में है। ये सब तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते ही हैं। अब देखते हैं इसका निर्धारण कैसे किया गया था। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लीजिए फिर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर तो इतना है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, वन मोल, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना? तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये लगभग 96,500 कूलम आता है। इसी को हम 1 फैराडे चार्ज ही कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखा जाए एक्सपेरिमेंट कैसा था, क्या था, ठीक है, कैसे उन्होंने, क्या फार्मूला था। आज दीपचंद नहीं आए, बाहर घूम रहे हैं, घर? अच्छा, घर चले गए होंगे। चलिए देखते हैं अब। लड़की देखने जा रहे हैं, बेटा दे, किसके लिए? अपने लिए। ये ले करे किसके लिए? जब तुम्हारे पापा की शादी हुई थी तो पापा नहीं, या तो चाचा गए होंगे देखने, मामा गए होंगे देखने, ऐसे दूसरे लोग देखने जाते थे। अब ये है, अब इस हम लोगों के समय वैसे होता था ना। हमारी शादी एक छोटा भाई गया था, देखो क्या था, कहानी सब ठीक है, तो फिर ठीक है। अब उसको बढ़िया था तो उसके हिसाब से, तो फिर मेरे हिसाब से बढ़िया, ऐसे शादी होती थी। थोड़ा सा और पहले जाओगे कोई देखवा नहीं करता था, शादी हो गई, कैसी लड़की क्या वो अपनी किस्मत है कि नहीं, ना लड़की लड़के को, ना लड़का कैसा है वो लड़की की किस्मत है कि नहीं। हाँ लेकिन लड़का तो लड़की जब घर आती तब देख पाता था, वहां देखो नहीं पाता था, उसका मुंह सब ढके रहते थे, तो देख ही नहीं पाता था लड़का। बस वही पैर वैर हाथ हो देख लेता था शादी के समय, उतना बहुत रहता था। हम बेटा देखवे नहीं किए थे, हमारी शादी तो ऐसे हो गई थी बगैर देखे। छोटे भाई वही जाके देख आए थे, छोटे भाई वही देख आए थे, बस वही। हमारे उस घर में हमारे मामा के लड़के की ससुराल थी, तो हमारे जो मामा की लड़के थे, उनकी पत्नी उसी घर में से थी, वहीं से हमारी पत्नी भी थी, तो वो सब हमको बता दी थी कि ऐसे ऐसे ठीक है, बढ़िया है। जो हमारी भाभी थी वो सब बता दी थी, तो कोई हम पहले बगैर देखे ही हमें पता था कि हाँ ठीक है। मामा के घर तो जाते थे, लेकिन उनके लड़के की ससुराल काहे जाएंगे? तो ऐसे शादी, लड़का नौकरी कर रहा है कि नहीं ये थोड़ी देखा जाता था। हमारे ससुर जी आए थे जब हमको देखने, तो हमारे पिताजी 2 जोड़ी बैल पाले थे, बड़ा बड़ा 2 जोड़ी बैल देखे, बस बैलवे देख के शादी कर ली हमको। हाँ, और द्वार कितना बड़ा है, घर के सामने कितना गेहूं बोरी में भर के, धान कितना गजा है, आलू कितना गजा है, ये सब देखते थे। जानवर भैंसे, अरे 3 जो बढ़िया बढ़िया भैंस, मन खुश हो गया, बस शादी वही करेंगे।
लड़की नहीं, लड़का नहीं, भैंस देख के शादी होती थी, गाय देख के शादी होता था, बैल कैसा पाला ये देख के शादी होती थी। लड़की लड़का कौन देखता था बेटा? तब ऐसे शादी होती थी। ठीक है, अब हम पढ़ाई कर लिए, नौकरी कर लिए, वो लड़की की किस्मत थी ना, शादी तो वैसे हुई थी, है कि नहीं? तो जब बीएससी कर रहे थे तब तो पहले ऐसे शादी हो जाती थी, ठीक ना? अपने पापा से पूछना, बड़े पापा बाबा से पूछना। हमारी माता जी बताती थी पहले जो ये बनता है ना, लड़कों को ऐसे जालीदार यहाँ लगाते हैं, सर पे पगड़ी होती है ना, तो पहले आम की पत्ती बांधी जाती थी, ये नहीं होता था। आम की पत्ती जब हमारे पिता उजाद जी के माता जी बताती सुबह शादी में, और हमारे माता जी की शादी हो रही थी, माता जी बहुत डर रही थी। अरे तब 8-9 साल 10 साल में शादी हो जाती थी, फिर 9 साल 8 साल 7 साल बाद गौना जाता था, 3 साल 5 साल 7 साल 9 साल 11 साल ऐसे गौना जाता था। तो इस तरह से होता था। विदाई बाद में होती थी, शादी बचपन में हो जाती थी। तो नाना हमारे गोदी में लेके बैठे थे, ये डरे ना, गोदी में लेके बैठे थे, शादी कराए थे। माता जी हमारी बताती हैं कि नाना हमारे जो है गोदी में लेके बैठे थे, माता जी 8-9 साल की थी। तो ऐसे शादी होती थी, छोटे में शादी, फिर धीरे 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 3-4 स्टेप में। हाँ, जैसे ये तो हम भी अटेंड किया, जैसे आज बारात जाती थी तो शादी आज ही हो जाती थी, फिर कल फिर वहां बगीचे में, तालाब के बगल वहां बगीचे में फिर वहां बारात रुकती थी, वहां प्रदर्शन होता था। फिर अगले दिन खाना खा के दोपहर, आज जाते थे, कल रहते थे, परसों निकलते थे, दोपहर के बाद खाना वाना खा के। तो एक दिन तो घर आती है। अब वो पहलवाने नहीं रहे, दोनों तरफ से पहलवानी होती थी, बड़े बड़े वो रहते थे, उठाने का, जोड़ी गदा घुमाने का, घोड़ा दौड़ाने का, घोड़ों की घरात बरात से घोड़े की टक्कर होती थी, दौड़ लगती थी, पहलवान की कुश्ती होती। अब कहाँ है? अब तो सब समाप्त हो गया, अब उसमें कोई पहलवाने नहीं रहा। अब लड़की वाले ललकार दे कि विदाई तब होगी जब बर पक्ष का कोई भी मर्द हमको पटक दे, तो दुल्हन छोड़ चले आएंगे, पटक नहीं पाएंगे। पहले इस तरह की टक्कर होती थी, लोग 10-20 पहलवान लेके जाते थे कि साला कहीं लड़की वाले ललकार ना दे, पटक के आना है। चुनौती हो जाती थी कि हरा दो, दुल्हन बिदा करा के ले जाओ। अरे उसके और पहले लड़की के भाई जंग लड़ते थे तलवारों से कि हमको परास्त कर दो, हम अपनी बहन को विदा कर देंगे। आप थोड़ा और पीछे चलेंगे, 100-50 साल पहले तो जंग होती थी, राजा महाराजाओं में जंग होती थी, लड़की का भाई या जो भी कन्या पक्ष का है ललकार देता था, हमको हरा दो, फिर हम ठीक है परास्त कर दो, हम मान जाए। इस तरह का होता था। ये अभी तो जोड़ी गदा कुश्ती घोड़े की दौड़, ये तो अभी हम लोग अभी भी देख रहे हैं, कहीं कहीं होता है। ये तो बहुत पुरानी परंपरा नहीं है, समझे ना? ये बहुत बहुत पुरानी परंपरा, ये तो 40-50 साल पहले की बात है, हम लोगों के बचपन की बात है। चलिए आगे देखते हैं। अब तो पता लगा कि त्रिपाठी जी दुल्हन छोड़ के चले आए। भैया हमारे पास इतनी ताकत है लड़की पक्ष के लड़की गांव के लोगों को उठा पटक देने का, ना तो हमारे पास ताकत है, हमारे गांव वालों की ताकत है, हार के चले आए। दुल्हन छोड़ दो भैया। भगाने वाले में भी युद्ध लड़ना पड़ता था, भगाने वाला में भी युद्ध लड़ना पड़ता था भैया। अब तो आप पुलिस से प्रोटेक्शन मांगते हैं, पहले पुलिस नहीं होती थी, आपको स्वयं जंग जीतना पड़ता था। देखिए, एक बड़ा सा कांच का चैम्बर लिया इन्होंने, बॉक्स लिया, यहां पर लो प्रेशर पर ऑयल भरा था, निम्न दाब पर तेल ऑयल की वेपर भरी हुई। एक यहां विंडो लगा था, विंडो का मतलब ऐसे मटेरियल कि यहां खिड़की लगी थी, जैसे कांच की खिड़की होती है, कांच से प्रकाश अंदर आ जाता है, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसे मटेरियल का विंडो लगा था ताकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन अंदर इसको पेनिट्रेट करके चला जाए, विंडो लगा था। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस विंडो से प्रवेश किया और इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ठीक है। अब लो प्रेशर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पर ऑयल के मॉलिक्यूल यहां पे कंडेंस संघनित होकर के छोटा सा ड्रॉपलेट बना लेते हैं, ड्रॉप बना लिए।
ठीक है। और ये जो है नीचे गिरता है अपने वेट से, इसका वेट यहां बाहर क्या होगा, m इंटू जी। और वेलासिटी सपोज कर ले v वेलासिटी से, v1 वेलासिटी से ये नीचे गिर रहा है, इसका मास m1 है, g तो फिक्स है। एक यहां हम मूविंग माइक्रोस्कोप लगाते हैं, मूविंग माइक्रोस्कोप। मूविंग माइक्रोस्कोप की क्या विशेषता होती है, इसकी विशेषता यह होती है कि जैसे जैसे ये ड्रॉप चलता रहता है वैसे वैसे ये भी नीचे आता रहता है, ठीक है। तो हम यहां से यहां तक की दूरी और समय मेजर करके हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। दूसरा ये इसका डायमीटर भी दे देता है, डायमीटर जो ड्रॉप है उसका डायमीटर क्या है, तो हम इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब से हम इसका एक तो वेलोसिटी पा जाते हैं समय द्वारा, दूसरा इसका हम ड्रॉपलेट का वॉल्यूम आयतन पा जाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम से हम मास पा जाते हैं, m इक्वल टू होता है v इंटू डी, m इक्वल टू यहाँ जो m1 है v इंटू डी के, वॉल्यूम 4/3 और डेंसिटी d, यहाँ डेंसिटी है, डेंसिटी हर लिक्विड का एक डेंसिटी होता है फिक्स ना, वो डेंसिटी नोन रहती है। अब हमने देखा कि जो v1 है ये प्रोपोर्शनल है m1 g के, ठीक। जो ड्रॉपलेट की वेलोसिटी है वो इसके मास और g के प्रोपोर्शनल। अब हमने क्या किया, एक यहां पहला तो एक्सपेरिमेंट कर लिया, फिर हमने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब दोबारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए तो इस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लगेगा, नेगेटिव चार्ज है इस पर, और इधर ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में लगा दिए तो ऊपर की तरफ इधर पॉजिटिव प्लेट है इधर नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन नीचे जब आएगा तो उस पर एक विद्युत बल ऊपर की तरफ लगेगा। तो अब जो इसका परिणामी m1 m2g, सपोज कर ले आपकी मास m2 हो गया, तो ये m2g नीचे की तरफ और e ये ऊपर की तरफ काम करेगा, ठीक है ना। ये mg नीचे और ये ऊपर, तो परिणामी क्या होगा, दोनों का डिफरेंस के बराबर नीचे बल लग रहा है, और इसकी वेलोसिटी आपकी सपोज कर ले v2 है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो v2 इक्वल टू हो जाएगा m2g माइनस e की, इक्वेशन 2। और दोनों को यूज करके हम E का कैलकुलेशन कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आरोपित कर रहे हैं ये हमें पता ही है, तो ये हो जाएगा v1 अपान v2 इक्वल टू m1g अपान m2g माइनस e के पलट दे, यानी v2 अपान v1 कर दे, तो ये हो जाएगा m1 m2g माइनस e अपान m1g के, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं v2 अपान v1 इक्वल टू m2g अपान m1g, जी कट गया, और ये हो जाएगा e अपान m1g, ठीक है। कोई दिक्कत, डायग्राम मिटा दे। अब लिख देते हैं, समय खत्म हो रहा है, तो ये हो गया। देखिए यही से करते क्या, इसी से इस स्टेप पे नहीं आइए तो देखिए मिलता है, सरल हो जाएगा, m1g और v2 अपान v1 इक्वल टू हो जाएगा m2g माइनस e के, e इधर कर दें
तो ई इक्वल टू हो जाएगा M2G माइनस M1G V2 अपान V1 के, या इसको इधर कर दे, E इक्वल टू ये हो जाएगा M2G माइनस M1G अपान E और V2 अपान, ये फार्मूला है चार्ज का। ठीक है, चार्ज कितना है ये बता ही दिए। तो गड़बड़ी अगर नहीं हुई है यहां से हमने इसको किया है तो फिर ये फार्मूला सही है। ठीक है ना। इसी पर आज की क्लास रोकी जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इस पर 2-3 सवाल हैं, इस पे कल कराते हैं और द्रव्यमान फिर देखते हैं, द्रव्यमान देखते हैं, सवाल कराते हैं। हो गया, लिख लिए।